हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर उत्तराखंड हिंदी करा रही हूँ और साथ मैंने कहा था मैं करंट अफेयर भी आप लोगों को कराऊंगी और जीएस भी कराऊंगी। तो कल मैंने आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स में मौलिक अधिकार कराए थे और नीति निर्देशक तत्व कराए थे। सो आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ मौलिक अधिकार से। अब ज़्यादा मैं सीधे क्वेश्चंस पे आऊँगी और इसी में आप लोग क्या करेंगे, जीएस के साथ साथ करंट अफेयर भी आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, बोला है कि कौन सा एक यहाँ पर सही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन ने क्या किया था, समर्थन किया था। कल मैंने आपको बताया था कि हाँ इसने समर्थन किया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। किसको यहाँ पर मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 13 आपको बताया था मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 13 के तहत। ठीक है, यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। ठीक है, और अपनी इसी शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विधान मंडलों के द्वारा पारित ऐसी किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 अर्थात मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में हो तो तब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मौलिक अधिकार क्या है बताइएगा। सो मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार एक नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है। ठीक है, सो इसमें आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, ये वाद योग्य है। इनके उल्लंघन होने पर कहाँ जा सकते हैं, इनके उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध क्या होता है, एक गारंटी के रूप में प्रपत्र होता है। इन्हें केवल आपातकाल की स्थिति में ही निलंबित कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 358 एंड 359 के तहत। ठीक है, इसका प्रावधान कि किसके तहत जो है इनको निलंबित किया जा सकता है, इसका प्रावधान 358 एंड 359 में कहा गया या किया गया। मौलिक अधिकार, देखो भाई मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार क्या है, फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 5। सो मौलिक अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा पहले तो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। सो क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की जो शक्ति है वो प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे आप जानते हैं आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, तो ये भी निलंबित हो जाते हैं। जबकि अन्य मौलिक अधिकार जैसे 20 है, 21 है, इनको छोड़कर 44वें संविधान संशोधन को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। 21 भी नहीं हो सकता है 21, तो आप बताओ मुझे जल्दी से यहाँ पर। और यहाँ पर उल्लेखनीय क्या है कि 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, बल्कि न्यायालयों के द्वारा केवल उनके प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाता है। और वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों के स्वतः निलंबन को राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्ति के तहत की व्याख्या किए जाने पर इस पर क्या किया गया है, शक्ति के तहत।
यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर हो सकता है ना प्रॉपरली, वो हो सकता है आर्टिकल अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित की शक्ति प्राप्त है, तो ऑप्शन डी के तहत हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं ना, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश पर मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति की शक्ति की व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर ए को स्वीकार्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश आयोग ने, ये उत्तर प्रदेश आयोग में पूछा गया था जब उसने आंसर की जारी की थी, तो उसने इसका आंसर जो माना है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो बता दूं कि जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी लोअर सब का जो पेपर था वहाँ पर सबऑर्डिनेट का, तो वहाँ पर जो आंसर माना है वो अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को है। क्योंकि मौलिक अधिकार इसलिए नहीं हो सकता है अगर हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि वो उसमें से सारे अधिकार तो निलंबित नहीं होते हैं ना, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आप जानते ही हैं, भाग 3 आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और करंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो 12 से 35 ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। विचार कीजिएगा जल्दी से। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही। ये संविधान के भाग 3 में है, बिल्कुल सही। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं क्या ये? बताइए। ये तो भाई नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया ना कि मौलिक अधिकार, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये बिल की भांति ही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है बोला तो ये गलत हो जाए, इसीलिए ऑप्शन ए एंड 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर जो पूर्ण नियंत्रण लगाता है वो है आर्टिकल 14। ये उपबंध कहता है, ये अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का समानता का अधिकार। समानता के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। ठीक है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के अंतर्गत समाहित है। 14 आपने पढ़ा हो ना, हमें 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है, इसमें से एक समानता का अधिकार था। समानता का अधिकार 14 से 18 तक में उल्लेखित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? वो आर्टिकल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 15 का 5, अनुच्छेद 15 का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार, है ना, समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, ये दिया है कथन। और कारण क्या दिया है उन्होंने? कारण दिया है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। देखो भाई, यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और ए आर का क्या करता है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम, कानूनों, अनियम या फिर कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है?
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 12 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 आपको याद रखना है। और देखो भाई, भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। देखो, अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है उनको छीनता या न्यून करता। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। आर्टिकल 245 केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार से रिलेटेड है। अनुच्छेद 326 जो है ना, लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। भिन्न वर्ग में आता है तो देखो भाई, जो भिन्न वर्ग में आता है वो है अनुच्छेद 19, ठीक है ना, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है ये। बाकी जो तीनों है हमारा अनुच्छेद 14, 15, 16, तो ये तीनों समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, जो है स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों का है। देखो भाई, समानता का अधिकार 14 से 18 तक था, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के कहाँ तक है, 19 से 22 तक में किया गया है ना। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का यानी कि ए में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जल्दी से चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, देखो, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो ये भी है। और इसके अलावा कानून के समक्ष, ये तो सभी को मिली है आर्टिकल 14 में। अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ विदेशियों को, हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनको प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ये सभी को प्राप्त। तो 1 एंड 3, जो 1 एंड 3 है ना, ये जो है एक तो आर्टिकल 29 है और ये 19 है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो ये आप लोगों को बताया था। तो करेक्ट आंसर है 17 का ऑप्शन डी। ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ना, संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 15 अभी बताया था, किस में आता है इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि का या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का क्या किया गया, प्रतिषेध किया गया है। ये आता है समता समानता के अधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है आपका। फिर से आप लोगों का क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 से 18 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 14 में विधि के समक्ष क्षमता, 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 में आपका उल्लेख किया गया है किस चीज़ का, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 उपाधियों के अंत की बात करता है।
भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक समानता नहीं है, कानून के समक्ष समानता 14 में है। सामाजिक समानता भी इसी में आता है। अवसर की समानता की बात करो तो अनुच्छेद 15 में आता है, ठीक है, और आर्थिक समानता इसमें नहीं आता। नेक्स्ट है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? सो जल्दी से आंसर दीजिएगा 21। सो मानव देह, ठीक है, मानव देह के व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध आता है इसमें। और एक आता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो शोषण के विरुद्ध में 1 और 4 आता है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है और अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से रिलेटेड अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चों के शोषण से रिलेटेड था कि कारखानों, है ना, तहत 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। तो 24 के अकॉर्डिंग 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 22 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से रिलेटेड है, डायरेक्ट रूप से? आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ICPCR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो वो है आर्टिकल 24। नेक्स्ट है आप लोगों का कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? 28 का डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध, ये क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है कि अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? रट गया होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय उपाधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध ... के संबंध में किया गया है तब। सो आंसर अनुसूचित जाति के सदस्य, ठीक है ना। सो 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर? ए करेक्ट आंसर होगा। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1955 है, उसकी धारा 12 के तहत न्यायालय उपाधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के संबंध में हुआ हो तब। भारत में अस्पृश्यता के निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? सो करेक्ट आंसर इज 32 का ऑप्शन ए, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा या नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। सो 32 का जो सही आंसर होगा ना वो सॉरी वो हो जाएगा ए, 1 2 3 सही है। कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा। सो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया?
ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, ठीक है ना, भेदभाव के विरुद्ध, ऑप्शन बी। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। आगे है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। और कल बताया था 19 का जो 1 है जिसमें वाक स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहीं पर प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख भी किया गया 19(1). सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग तरीके से बनी हुई है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। घटना चक्र ये आप लोगों का चल रहा है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में विशेष रूप से क्या है, उपबंध। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। सो 38 का जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अकॉर्डिंग निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ... के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कल कराया था 39 का, ऑप्शन हो जाएगा भी यहाँ पर बी, अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 19(1) के ए में इसका उल्लेख। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। आगे हम बात करते हैं 41 की। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। सो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं वो, ऑप्शन ए, ठीक है। शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकते, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सो 42 का डी, अवांछनीय आलोचना, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 42 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर न्यू दिल्ली 1957 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में ये अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छा अनुसार कहीं भी और तथा कहीं भी जाने का अधिकार, जिसमें विदेश भ्रमण भी क्या है, शामिल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है 44। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी के अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। सो 44 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, एकांतता का अधिकार। ऑप्शन सी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। मृत्युदंड नहीं आता है। नेक्स्ट है आप लोगों का कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की क्या था भाई इसमें आगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से रिलेटेड है। 46 बी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, बच्चों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। सो देखो भाई, इसमें फोर्थ वाला नहीं है, बाकी तीनों क्या है आपके आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है, 49 का सी। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सो ऑप्शन डी, मानववाद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है बोला है। सो कौन सुमेलित नहीं है? 29, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 51 का डी आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। देखो भाई, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से रिलेटेड प्रावधान है 29 में, ठीक है। और अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 में प्राप्त है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान 29 में है। मानव के दुर्व्यापार बलाश्रम का 23 में है। कारखानों के लिए बच्चों को मतलब मनाही ही है, वो 24 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में है, ठीक है। पहले एक 31 भी हुआ करता था, इसे अब समाप्त कर दिया क्योंकि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से रिलेटेड था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया है? विधिक अधिकार बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सो 50 अभी आपने पढ़ा था, ये आपका 30 में है ना कि 31 में है। और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें उल्लेखित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अभी आपने पढ़ा, आर्टिकल 30। नेक्स्ट आप लोगों का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है क्या? बताओ जल्दी से। सो नहीं, वो तो ये तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो 300 में है, 300 में किया गया। 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, ना कि संपत्ति से रिलेटेड है। इसे 300 का में जोड़ा गया था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। सो जल्दी से आंसर दो भाई। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित किया गया। तो भाई यहाँ पर जो आपका सही होगा ना, वो जाएगा 54 का ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। 44वां संविधान संशोधन तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन है 55 और लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी का, फिर करंट अफेयर मिलेगा। सो आप लोगों को यहाँ पर मैच करना है, सो मैचिंग कीजिएगा 55। सो देखो भाई, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो जाएगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय का लेख यहाँ पर है। और परमादेश की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमें शरीर क्या करना चाहिए, वहाँ पर हमें शरीर चाहिए, ठीक है ना। एक मिनट। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, तो वो है आपका इसमें भी है। और परमादेश की अगर मैं बात करें, हम आदेश देते हैं, परमादेश हम आदेश देते हैं। थर्ड, प्रतिषेध की मैं बात करूं, सो प्रतिषेध मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख, अधीनस्थ न्यायालय का लेख हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा। फिर उसके बाद उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित कीजिए, पूर्णतः सूचित कीजिए, है ना, तो फर्स्ट हो जाए। और लास्ट में बचा सेकंड वाला, किस अधिकार से, अधिकार प्रच्छा किस अधिकार से, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर होगा। तो ये तो था आप लोगों का पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, जो मोस्टली एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं।
अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर करंट अफेयर। डिफरेंट टॉपिक से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। हाँ, सो स्टार्ट करें करंट अफेयर के क्वेश्चन से। हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हुआ है, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हुआ। इनका जन्म 1929 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्हें भारत में स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है और वर्ष 2001 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। अब इनका तो हो गया भाई, इन्हें भारत रत्न मिला था 2001 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, चौथा पद्मश्री है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ है। स्पोर्ट्स में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो शरद कमल अचंता को दिया गया, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट की बात करते हैं आप लोगों के सामने। भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो देखो भाई, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ है, वो आपके किस कौन से नृत्य से प्रसिद्ध उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो कथक से उनका संबंध रहा है। 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। इनका जो जन्म हुआ था हंडिया 1938 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा बी। भारत सरकार ने इन्हें 1986 में पद्म विभूषण दिया। कथक भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में क्या है? एक है। भारत जो शास्त्रीय नृत्य है ना वो है 8, उन्हीं में से एक है जो उत्तर भारत का और उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। जुलाई 2021 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है ना, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? सो ये थे जापान के। जुलाई 2022 में इनका निधन हुआ था, ऑप्शन ए। ठीक है, और 2021 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से क्या किया था? सम्मानित किया था। नेक्स्ट आप लोगों का है, हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है, बताइए उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें भारतीय स्टॉक मार्केट का बिग बुल और भारत का वॉरेन बफेट के नाम से इन्हें जाना जाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? इन्हें बिग बुल है ना, बिग बुल के नाम से इन्हें जानते हैं भारतीय स्टॉक मार्केट में। आंसर हो जाएगा बी, और भारत का वॉरेन बफेट भी कहते हैं। अक्षा एयरलाइन जो है ना उसकी शुरुआत इन्होंने की थी और ये भारत के निवेशक और शेयर व्यापारी थे। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हुआ है, वह किस या किन भाषाओं की प्रसिद्ध लेखिका थी? सो ध्यान देंगे, वो जो है हिंदी की भी थी और डोंगरी की भी थी, इसीलिए आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर डी। ठीक है, 2016 में इन्हें चित चैत्य किताब के लिए 25वें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। 2001 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। 2007 में इन्हें कबीर सम्मान से मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें नवाजा था। 2 बार ओलंपियन रहे शंकर सुब्रमण्यम है ना, शंकर सुब्रमण्यम का निधन हो गया है, वह किस खेल से रिलेटेड थे? सो आंसर हो जाएगा फुटबॉल टीम के गोलकीपर रहे हैं, ऑप्शन सी। SS बाबू नारायण के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ओलंपिक 1956 मेलबर्न और रोम ओलंपिक 1960 में भारतीय फुटबॉल टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और फीफा विश्व कप 2022 जो है इसका विजेता कौन है? अर्जेंटीना। और कहाँ आयोजित हुआ था ये? कतर। आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे है कि हाल ही में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है, उन्हें किस देश के परमाणु बम का जनक माना जाता है? सो करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन नंबर जो भी होगा। भारत के प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित जमशेदजी ईरानी का निधन हो गया है, उन्हें भी कहा जाता है, तो उन्हें स्टील
मैन ऑफ इंडिया कहते हैं जमशेदजी टाटा को। 2004 में 7 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि जुलाई 2022 में पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो यह एक पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यानी कि डॉक्टर थे। ठीक है, 60 साल तक 1 रुपये में इन्होंने मरीजों का इलाज किया था। इन्हें 1 रुपये वाला डॉक्टर भी कहते हैं और 2020 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे लोग प्यार से अनाथों की माँ, है ना, प्यार से अनाथों की माँ के नाम से जानते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, सिंधु ताई सपकाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में चेमानचूरी कुन्ही रामन नायर का निधन हुआ है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, कवि, क्रिकेटर या संगीतकार? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नृत्य से रिलेटेड है। कथकली नृत्यांगना है। 2017 में पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया है। और हाल ही में जनरल विपिन रावत का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष देश के पहले सीडीएस के रूप में जो है नियुक्त किया गया था? सो वर्ष 2019 में इनके नाम की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महान क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है। वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मई 2022 को किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देंगे आप। ये भी ऑस्ट्रेलिया से थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में डॉक्टर माधव कृष्ण नायर का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? सो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? जल्दी से बताइए, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि हाल ही में OM नाम्बियार का निधन हो गया है। उन्हें 2021 में किस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? ठीक है, 2021 में इन्हें अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड है पद्मश्री। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। 2021 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। ये एथलीट जो हमारी PT उषा है उनके कोच हैं। ठीक है, कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सो ये कहाँ के? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका 2022 में निधन हो गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में हीराबेन का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस राजनेता की मां थी? तो सभी आप इन्हें जानते हैं। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मां थी। अब है कि वर्तमान में कौन क्या है, इससे कुछ क्वेश्चंस मोस्टली मैंने रखे हुए हैं कि पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को रखा है। सो जल्दी से कमेंट करो ज़रा कि हमारे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश या राजीव कुमार या नवीन चावला? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर राजीव कुमार बने हैं। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। सुशील चंद्रा थे इनसे पहले। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, एक संवैधानिक निकाय के रूप में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी हम मनाते हैं और इसका काम होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करवाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? नीति आयोग के बारे में पूछा जाता है। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
है ना। और इसके जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उपाध्यक्ष इसके नए बने हैं सुमन के बेरी। भारत के नए उपराष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, कृष्णकांत या रामास्वामी वेंकटरमन। सो आप सभी जानते हैं जगदीप धनखड़ जी बने हैं। 14th नंबर के एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया और उनकी जो कार्यालय की शर्तें होती हैं उनका उल्लेख किया गया है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, और अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहले तो आप इसका आंसर दीजिएगा। द्रौपदी मुर्मू बनी। अब आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से नंबर की बनी है? 15वें नंबर की। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू, है ना। इनका संबंध किस जनजाति से था, ये आपसे पूछा गया था। तो संथाल जनजाति से ये बिलोंग करती हैं। और आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट आप लोगों का है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होगा। 10 नवंबर 2024 को ये क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड हो जाएंगे, सेवानिवृत्त होंगे। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया, जो बहुत कम टाइम के लिए हमारे CJI बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे 49वें नंबर के। और ये हैं हमारे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो करंट में है 50वें नंबर के। उमेश ललित 49वें नंबर के थे, ठीक है। और CJI और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी और CJI की भी आर्टिकल 124 के 2 के तहत यहाँ पर नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, माधुरी बुच को बनाया गया। सेबी की अगर बात करूं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना होती है। एक वैधानिक निकाय है। एक ऐसा है वैधानिक निकाय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहाँ से हैं? पौड़ी से ही बने हैं, भारत के दूसरे हैं। और करंट में बने हैं अनिल चौहान, जो कि पौड़ी से बिलोंग करते हैं। CDS 4 स्टार अधिकारी होता है, जो सभी तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में क्या करता है? काम करता है। आगे है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अच्छा, जो हमारा जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस का भी हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे को। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। संस्थापक A.O. ह्यूम थे। पहले अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी थे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष अरुण सिंह धूमर को बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। IPL 2022 का विनर कौन था? गुजरात टाइटंस था, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में किस देश ने 1 दिसंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता जो है वो संभाली है? सो दूसरी बार जो है भारत ने 2 वर्ष के कार्यकाल में दूसरी बार जो है इसकी अध्यक्षता संभाली है, तो आंसर हो जाएगा बी। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में UNSC की अध्यक्षता संभाली। और UNSC की स्थापना वर्ष 1945 में हुई संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। UNSC का गठन 15 सदस्यों के 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी के द्वारा किया गया है। इसके 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना इसमें आते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं?
सो करेक्ट आंसर इज रोजर बिन्नी। पीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? 16वें नंबर के महान्यायवादी अभी हाल ही में आर वेंकट रमणी बने हैं। वे इनसे पहले के वेणुगोपाल थे और आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष शमीर वी कामत को बनाया गया। 1958 में गठन हुआ है और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर इज मनोज कुमार को। 1957 में इस आयोग की स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय। आगे है, भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जक्षय साहा को यहाँ पर बनाया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सीजे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास को, भारती दास को बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया? नल्ला थम्बी क्लाई सैल्वी को बनाया और इसकी जो स्थापना हुई है 26 सितंबर 1942 1942 को हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट आप लोगों का है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप लोगों का भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हाल ही में किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर है सुरेश एन पटेल को। इसका जो गठन हुआ है वो 1964 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि विश्व प्रेस अब सूचकांक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर मैं बात करूं तो 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? 2022 में भारत 150वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में पाकिस्तान 157, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162, म्यांमार 176, पहला नंबर नॉर्वे इसमें टॉप पर रहा है और विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे क्या किया गया है? जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो भारत है वो किस स्थान पर रहा है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ये 150 हो जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत 107वें नंबर पर रहा। इस सूचकांक पे संयुक्त रूप से 17 देश शीर्ष पर रहे जिनका स्कोर 5 से भी कम है। इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, रोमानिया, सर्बिया जैसे देश शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 107वें नंबर पर रहा है। वैश्विक नेक्स्ट आप लोगों का है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश जो है वो आपका लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो है आप लोगों का स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। आप लोग ध्यान रखेंगे। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया। इसकी स्थापना 1967 में हुई। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत इसमें 40वें स्थान पर रहा है। और आप जानते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष जो है शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर इस ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जल्दी से बताओ भाई। इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा आइसलैंड यहाँ पर टॉप पर रहा। भारत 41वें नंबर पर है और थाईलैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? सो वो है भारत। और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए अमेरिका की बनी है। और ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क के द्वारा जारी हुई। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। नेक्स्ट है हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? सो फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग। सो इस क्वेश्चन में जल्दी से आंसर देंगे कि हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप की अगर मैं बात करूं तो इसका जो खिताब है वो किसने जीता है? अर्जेंटीना आप जानते ही हैं। और फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था। अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल के बाद अपना तीसरा फीफा कप जीता है। अब की बार 22वां संस्करण था ये। इसका जो शुभंकर था वो क्या था? लाइव फीफा का क्या था? लाइव क्या था? इसका शुभंकर था। अच्छा, इसमें गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला है? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। गोल्डन बूट का पुरस्कार फ्रांस के किलियन एम्बापे को मिला। गोल्डन ग्लव का पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना को मिला है। इसके अलावा भाई और क्या चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है इसके बारे में? फीफा फुटबॉल टूर्नामेंट जो हुआ है आप लोगों का, तो जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी वो आप लोगों को बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। क्या है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 खेलों में सर्वोच्च है। और ये पुरस्कार दिया गया टेबल टेनिस प्लेयर अचंता शरद कमल अचंता को। ठीक है। और पहले इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी होता था, लेकिन 2021 में इसका नाम चेंज हो गया। इसमें जो पुरस्कार है 25 लाख रुपए विजेता को दिए जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट विश्व कप, तो ये आप लोगों ने कर ही लिया है। नेक्स्ट आप लोगों का है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका जो है ना, उसमें टॉप पर कौन सा देश रहा है? तो राष्ट्रमंडल खेल 22वां संस्करण था, 2022 में ही हुआ था। तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। और ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीते, जिसमें 67 स्वर्ण, 57 रजत, 54 कांस्य। और इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। इन खेलों में भारत ने 61 मेडल जीते, 22 स्वर्ण, गोल्ड, 16 रजत यानी कि सिल्वर, 23 कांस्य जीत करके चौथे स्थान पर हमारा भारत था। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? सो भारत इसमें 5वें नंबर पर रहा है। भारत में जो है कुल 17 पदक, 1 गोल्ड के साथ 5 रजत और 11 कांस्य यहाँ पर शामिल थे। जापान ने कुल 21 पदक जीते, जिसमें 10 स्वर्ण, 2 रजत और 9 कांस्य जीतकर तालिका में पहला स्थान। और आयोजन जो हुआ था उलान बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ था। एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा, है ना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सी ऑफ पॉपीज नाम की जो पुस्तक है वो लिखी गई है। और ये एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनकी इन राइटर की जो बुक है बहुत बार पूछी जाती है और इनका नाम है अमिताभ घोष। द सर्कल ऑफ रीजन अमिताभ घोष का पहला उपन्यास है। द शेडो लाइन्स पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। द कलकत्ता क्रोमोसोम के लिए इन्हें क्लार्क अवार्ड जो है वो दिया गया। ठीक है, तो ये थे भाई आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो जाते जाते आपको क्वेश्चन देते हुए जाते हैं। अच्छा, अमिताभ घोष की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे जंगलनामा, रिवर ऑफ स्मोक, द लिविंग माउंटेन। 2018 में इन्हें 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलो अच्छा, मुझे ये बताओ कि दादा साहब फाल्के, है ना, दादा साहब
फाल्के अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। जितनी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होती हैं उतने आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रही हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का विजेता आपको बताना है, ठीक है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? सारे अवार्ड आपको पहले वैसे करा चुकी हूँ, सो आप इन्हें आंसर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, मॉर्निंग में मिलेंगे।